गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और कैसे आप सब, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। अभी केमिस्ट्री आपका समाप्त हुआ, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। एक बार बच्चा आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है ना, बिल्कुल आपके एग्जाम में जो आना है वही क्वेश्चन का लेवल चल रहा है। शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। 25 को आपका एग्जाम है, आप जुड़ जाइए, बिल्कुल एग्जाम आपके सर पे है। अब कब आप उसके सर से बाहर निकल जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन बच्चा उसके पहले इतनी हम लोग तैयारी कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा कराएंगे एग्जाम में। इसलिए बच्चा एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को शेयर कर दें और एक बार हमें बता दें कि आवाज सब क्लियर है, सब चीजें अच्छे से दिख रही है आपको। एक बार बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, सभी लोग जुड़ जाइए। बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों, जिससे भी आप सबकी बातचीत होती है, जो भी पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको एक बार शेयर कर दे, उनको बताएं। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत शानदार है और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं, एक एक चीज समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें। बच्चा हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, खुशबू राव जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अभी जी गुड मॉर्निंग, सबको सुबह का नमस्कार। और सुबह का नमस्कार से एक चाय लीजिए और शानदार क्वेश्चन करिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चा? एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन। एक वस्तु है, एक गतिमान पिंड है जो समय के वर्ग के अनुक्रमता में दूरियां तय कर रहा है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, इसके बाद आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चा? जो ये दूरियां है, मान लीजिए बेटा एक वस्तु यहाँ है, ठीक है, ये बेटा क्या है, किसी टाइम ट्रेवल कर रहा है, दूरी तय कर रहा है और यहाँ पहुंचा, ये यस दूरी ट्रेवल किया। इसमें कर रहा है कि जो तुम्हारा समय का वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो तुम्हारा ये दूरी है ना बेटा, इस समय के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। टाइम के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, टाइम के स्क्वायर के। मतलब जैसे अगर तुम ट्रेवल कर रहे हो तो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम का वर्ग, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तुम्हारी दूरी बढ़ेगी, लेकिन कहा है क्या, समय के वर्ग के अनुक्रमाती है। तो बेटा हमने क्या लिखा, जो हमारा क्वेश्चन कहा था, क्या, दूरी के अनुक्रमानुपाती। दूरी समय में क्या रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती है, दूरी और समय के वर्ग में। तो वही माने समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है। तो यस, अनुक्रमानुपाती टी स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो बेटा आप लोग जानते हो, जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। चलो हम लोग लिखते हैं, यस बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, यस बराबर क्या हो जाएगा, जो अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको। हमसे पूछा क्या है लल्लू, हमसे पूछा है पिंड का त्वरण कितना होगा। त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सबको क्लियर तो है, आवाज सब क्लियर है लल्लू? बच्चा आपको सब आवाज क्लियर है तो एक बार बता दीजिए हमें, ताकि हमको भी पता चल रहा है कि हाँ बच्चों को सब दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो बेटा हमने क्या किया, अनुक्रमानुपाती हटाया तो उसके स्थान पे हमने इक्वल आया और एक हमारा नियतांक के आ गया। हमसे पूछा है त्वरण। बेटा त्वरण के पहले तो हमें अगर दूरी दी गई है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लें। कैसे निकालोगे, वेग कैसे निकालोगे, तुम जानते हो क्या, v बराबर ds बाई dt होता है। तुम्हारा इसका क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा क्या आएगा, 2kt आएगा। ठीक है, लेकिन तो हमारा तो ये वेग है बेटा, ये तो अभी वेलोसिटी आया है, हमें पूछा क्या है, त्वरण पूछा है। तो बेटा त्वरण कैसे आएगा, बिल्कुल खुशबू रहा, v बराबर ds बाई dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कि
जो तुम्हारा ds बाई डी टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी होता है। ठीक है, तो बेटा जब आप लोग यस को डिफरेंशिएट करें तुम्हारा क्या आया, 2kT आया। और तुम्हें त्वरण पूछा है तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा, एक बार आप v को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो a बराबर dv बाई dt हो जाएगा। अब v की वैल्यू क्या है, 2kT है। और जब बच्चा तुम 2kT को डिफरेंशिएट करोगे, अवकलन करोगे, तुम्हारा क्या बचेगा, 2k बचेगा। अब तुम ही बताओ लल्लू, 2 भी कांस्टेंट है, 2 भी नियतांक है, k भी नियतांक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे प्यारे बच्चे कि तुम्हारा त्वरण नियतांक है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो त्वरण है वह नियतांक है, वह बदलेगा नहीं। तो वही पूछा था, अगर कोई भी वस्तु, कोई पिंड है, अगर समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय करता है तो उसका त्वरण क्या होगा, नियत है कि बढ़ रहा है कि शून्य है, घट रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, नियत है बेटा। ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। एक बार हमें बताइए बच्चा समझ में आ रहा है, बिल्कुल। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है, केवल आप क्वेश्चन पढ़िए, जो भी दिक्कत हो हमारे प्यारे बच्चे उसको आप पूछिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो भी आपको समस्या आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्लियर है ना आपको, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है ना लल्ला, क्वेश्चन बेटा दिख रहा है आपको, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से पढ़िए। आज आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, एक एक बच्चे को क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है, कोई समस्या हो बच्चा पूछ लीजिएगा बीच में। चलिए, दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है। बेटा दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। चलिए जैसे क्वेश्चन का रहा है वैसे अपना काम करते हैं। बेटा देखो, हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद करोगे ना, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड के बीच में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर अप्रोच समझे रहोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे लल्ला। ठीक है आकाश, चलिए ध्यान से पढ़िए बेटा। दो द्रव्यमान है, चलिए हम बना लेते हैं। एक m1 है जिसका मास है द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m2 है, मास है, उनके बीच की दूरी क्या दिया है, r दिया है। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है कि बेटा उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, F लग रहा है, वो क्या है, G(m1) इंटू m2 अपान r स्क्वायर, ये आपका बल लग रहा है। और दिया है G ये नियतांक है, G का मान निर्माण, ये बेटा निर्भर है। ठीक है, G का मान निर्भर करता है किस पे, मात्रक पद्धति पे, द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, मात्रक पद्धति से द्रव्यमानों के बीच माध्यम दोनों पर, या मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच माध्यम दोनों पर नहीं। तुम्हें कौन सा ऑप्शन होगा, हमें कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बिल्कुल बच्चा, आप लोग केवल पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई एक आधार है जो आपको यहां से उठा कर ना पूरा आकाश तक पहुंचा देगा। और कोई आधार नहीं है और कोई तरीका नहीं है जिसके सहायता से आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। केवल एक आधार है, वह है पढ़ाई। तो बेटा पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो, और जो आपको समय मिलता है उसमें कुछ भी करो आप, लेकिन पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो। अगर तुम अपने जिंदगी में एक चीज नोट कर लिए, एक चीज बना लिए सिद्धार्थ, हम पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अरे तुम और समय में कुछ भी करो, लेकिन बेटा पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटा, आपका दो वस्तु था, उसका द्रव्यमान m1 m2 था, उनके बीच की दूरी r है, और बताया था कि उनके बीच एक फोर्स लग रहा है। अरे तुम जानते हो इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक दो व्यक्ति एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। कोई वस्तु हो, अगर बेटा हम एक रिमोट लेते हैं, ये लेते हैं, इनके भी बीच क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है, लेकिन उस बल को हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं अनुभव कर पाते,
क्योंकि बच्चा इनके बीच जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, ये इतना कम है दोनों वस्तु का द्रव्यमान कि हम उस बल को जो इनके बीच लगता है अट्रैक्शन फोर्स उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। और दुनिया का हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे में बल लगा रहा है, ठीक है, इस चीज को नोट रखिएगा। बिल्कुल। अब बेटा तुम्हें निकालना क्या है, देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि और क्वेश्चन बने आपका क्लियर हो जाए, इसलिए बेटा और भी बातों को ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे क्या बन सकता है, कभी कभी आपका पूछेगा जी की वैल्यू क्या है, तो बेटा याद रखिएगा जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो तुम्हारा एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसकी वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का बहुत पेड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और बेटा क्या याद रखना है आपको, इसका यूनिट याद रखना है, मात्रा क्या याद रखना है, क्या मात्रा जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये याद रखिएगा, क्योंकि बेटा अगर आपको कंफ्यूज करेगा ना तो वैल्यू तो एग्जाम में सेम दे देगा, जो इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वो तो बेटा एग्जाम में ऑप्शन में आपके सेम दे देगा, लेकिन बेटा ये चेंज कर देगा, इसलिए सावधान रहिएगा, इसलिए एग्जामिनर से सावधान रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, अपने दोस्तों को लेकर आओ और गर्दा मचा दो यार, आज की क्लास में कम से कम 50 बच्चे आज क्लास में होने चाहिए, पूरा गर्दा मचा दो ताकि आज मजा आ जाए। बिहार के पूरे शेर और शेरनियों को बुलाओ, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आकाश आज हम लोग गर्दा मचा ही देते हैं। बिल्कुल आशु जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन को बेटा पढ़ो, मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब बताऊंगा, केवल आप पढ़ते रहिए बस। तो बेटा एक चीज आपको क्या याद रखना है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि जो बेटा ये आपकी मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑप्शन में चेंज करेगा ना वैल्यू तो सेम ही रखिएगा, क्योंकि पता है उनको कि वैल्यू बच्चे याद करे रहेंगे, लेकिन जो मात्रक है ना उसमें चेंज कर सकता है, तो इसलिए बेटा मात्रक याद रखिएगा। और मात्रक कैसे निकला मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मात्रक निकला कैसे, चलो देखो ध्यान से, एक एक चीज बताऊंगा आपको, केवल देखते रहो बस तुम। जैसे बेटा मात्रक कैसे, मान लो हमारा फार्मूला क्या है, यह बराबर जी m1 इंटू, बेटा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अभी देखोगे ना क्वेश्चन सेकंडों का है, लेकिन बेटा और क्वेश्चन जो बन रहे उसको भी समझो कैसे मात्रक निकलेगा। अगर बेटा तो जी को एक साइड रखोगे तो बेटा देखो कि तुम्हारा क्या जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब तुम ही बताओ लल्लू हमारे शेर की फोर्स का यूनिट क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो हमने न्यूटन लिख दिया। और आर क्या है, आर तुम्हारा रेडियस है, क्या है दूरी है, और दूरी क्या होता है से मीटर में मेजर करते हो ना, तो हमने क्या लिख दिया सिंपल सा मीटर स्क्वायर लिख दिया, और अपान m1 m2 केजी दो बार है तो क्या हो गया केजी स्क्वायर हो गया। इतना आसान है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको याद भी नहीं रखना है, एग्जाम में तुम खुद करके आओगे। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल 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 आशु जी, आप बताइए सबको समझ में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जी की वैल्यू याद रखना है और उसका मात्रक याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का बहुत पेड क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो मात्रक पूछता है। और बेटा ये तो बेटा एसआई यूनिट में आता है, अगर तुमसे कह दे कि सीजीएस यूनिट में तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम क्या करोगे न्यूटन को किसमें चेंज कर दोगे, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, लेकिन बेटा अगर तुम उसको सीजीएस यूनिट में लिखोगे ना तो जूल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जूल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अगर ये आपको कह दे एमकेएस पद्धति से, देखो मात्रक पद्धति ना कई प्रकार का होता है, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, क्या करेगा कभी कभी एग्जामिनर एमकेएस में न देके ना उसको सीजीएस में दे देगा। आपको याद रखना चाहिए बेटा जो बल का मात्रक सीजीएस में होता है ना वो जूल होता है, और जो बेटा डिस्टेंस दूरी का मात्रक सीजीएस में होता है क्या होता है सेंटीमीटर होता है, और बेटा जो द्रव्यमान का मात्रक होता है सीजीएस में वो क्या होता है वो ग्राम होता है। समझे हमारे लल्ला लोग, समझ में आ रहा है बच्चे?
प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग एसआई में बात करेंगे, एमकेएस सिस्टम में बात करेंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर सीजीएस यूनिट बात कर लिया जाए तो जूल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब तुम ये बताओ बेटा, जब हम लोग एमकेएस मात्रक पद्धति में बात करते हैं तो तुम्हारी वैल्यू क्या आती है, 6.67 इंटू 10⁻11। लेकिन बेटा जैसे आप मात्रक पद्धति को चेंज करोगे, मतलब क्या, जैसे तुम एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आओगे ना, तो बेटा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेटा समझे, अगर मात्रक पद्धति चेंज कर दिए तो तुम्हारी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू बदल जाएगी। तो वही क्वेश्चन पूछा था, अगर जी की वैल्यू किस पे डिपेंड है, मात्रक पद्धति पे। अगर तुमने एमकेएस में लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में लिखा, तब तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही लल्ला, 6.67 इंटू 10⁻11। लेकिन जैसे ही आपने उसकी मात्रक पद्धति को चेंज किया, तुम अगर एमकेएस से सीजीएस में आ गए तो बेटा इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जी की बेटे, जी तो वैसे कांस्टेंट होता है, जी कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप मीडियम चेंज कर दो चाहे कुछ भी कर दो, जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बेटा अगर आपने मात्रक पद्धति चेंज कर दिया तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 ना होके कुछ और हो जाएगी। क्लियर है सबको बच्चा? यहाँ तक सबको क्लियर? देखो बेटा, एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको क्या क्या बताया, चाहता तो मैं डायरेक्ट बता देता कि देखो बेटा जी की वैल्यू अगर तभी चेंज होगा जब मात्रक पद्धति चेंज करोगे, एमकेएस से सीजीएस में जाओगे। अच्छा तुम हमारे लल्ला ये बताओ, एमकेएस सीजीएस तो समझते हो ना? बहादुर शेर, बहादुर शेर ये बताइए, एमकेएस सीजीएस आपको समझ में आता है नहीं? तो बेटा एमकेएस मतलब क्या होता है जानते हो बेटा? एमकेएस सिस्टम माने होता है, एमकेएस मात्रक पद्धति क्या होता है ना, हम लोग हमेशा मास को बेटा हमेशा किस में लिखेंगे, जो एम बताता है क्या बताता है, ये मीटर बताता है, ठीक है, दूरी बताता है। क्या क्या बताता है, ये द्रव्यमान बताता है कि द्रव्यमान हमेशा केजी में होगा, और यह सेकंड बताता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब लोग एमकेएस सिस्टम में बात करते हैं ना, तो हमेशा बेटा ये आपकी जो दूरी होती है, दूरी उसको हमेशा मीटर में करते हैं, एम माने मीटर, और जो तुम्हारा द्रव्यमान होता है उसको हमेशा केजी में लेते हैं, और टाइम बेटा हमेशा सेकंड में होता है। लेकिन बेटा सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस सेंटीमीटर में जो बेटा ये सी होता है ये सेंटीमीटर होता है, दूरी को सेंटीमीटर रखते हैं, और ये आपका द्रव्यमान को ग्राम में रखते हैं, और सीएस को टाइम को सेकंड रखते हैं। तो मैंने वही किया था बेटा, जब एमकेएस की बात किया था देखो मैंने मीटर रखा है, और जब मैंने सीजीएस की बात किया सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ एमकेएस मैंने द्रव्यमान केजी रखा है, और यहाँ सीजीएस मैंने ग्राम रख दिया। तो समझ में आया? तो बेटा जैसे आप मात्रक पद्धति चेंज करोगे ना, तो नियतांक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 केजी को जब ग्राम में चेंज करोगे 1000 आएगा। तो बेटा तुम्हारी वैल्यू 6.67 ना होके कुछ और हो जाएगी, समझ रहे हो ना आप? तो ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लल्ला, शानदार शानदार क्वेश्चन करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है बेटा, गोले की त्रिज्या में, ध्यान देखिए, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, एक गोला है बच्चा आपका, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, उसमें त्रुटि 1% है, मतलब कि उसमें क्या है, त्रुटि तुम्हारी क्या है, 1% है। डेल आर बराबर आर क्या है, 1%, ठीक है, ये आपका दिया गया है, ठीक। और आपसे पूछे बेटा इसकी आयतन की गणना में त्रुटि क्या होगी, और तुम जानते हो बेटा जो गोले का आयतन होता है कितना होता है, ध्यान समझिएगा, जो गोले का आयतन होता है, गोले का तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3
पाई आर क्यूब, ये तुम जानते हो, ठीक है। अब तुम बेटा जब आयतन की गणना में त्रुटि निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, अगर v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है, अगर तुम इसको लिखोगे त्रुटि निकालने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, डेल v अपान v, और बेटा तुम्हारा ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको रहने दोगे, नितांक है, और ये आर क्यूब है तो 3 को पहले लिख लोगे और यहाँ क्या लिखोगे, डेल r बाई आर। लेकिन बेटा तुम्हें किसमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग बाद में परसेंटेज लगा देंगे, ठीक। तो बेटा यहाँ से अगर निकालोगे क्या हो जाएगा, डेल v अपान v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और डेल r बाई आर क्या दिया गया है, 1% दिया गया है, तो इंटू 1 लिखे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना था बेटा, आपको स्फीयर का वैल्यू पता होना चाहिए, गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन आपको पता है ना तो आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार बेटा कुछ भी आ सकता है एग्जाम, कभी कभी पूछ लेगा कि बेटा एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, क्या पूछ सकता है बेटा, ये समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3%। कभी कभी बेटा यहाँ तो क्या दिया गया था, यहाँ गोले की बात की गई थी, मान लो कहा देता है कि एक वृत्त है और वृत्त का इसको उसके त्रिज्या में, मतलब कि वृत्त है उसकी त्रिज्या में 2%, मतलब 2% की त्रुटि है, तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पाई तो कांस्टेंट है, नितांक उसको रहने दोगे, जो आर पे तुम्हारी घात लगी रहेगी उसको पहले लिख दोगे, और जो त्रिज्या है तुम्हारा कैसे लिख दोगे, डेल आर बाई आर लिख दोगे, और डेल आर बाई आर दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो क्षेत्रफल। तो बेटा ऐसे आपको केवल फार्मूला याद रखना है और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, त्रुटि से क्वेश्चन कोई भी बनेगा, चाहे आयतन का दिया हो, चाहे क्षेत्रफल का दिया हो, चाहे परिमाप का दिया हो, केवल आपको फार्मूला याद आना चाहिए बस, जो आपकी त्रुटि दी गई है वो आप लिख दोगे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा, जैसे बेटा मान लो मैंने क्या कहा कि एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है, ध्यान समझिएगा, एक आपका सिलेंडर है, क्वेश्चन कई टाइप बन सकते हैं लेकिन बेटा आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ तो बेटा गोले के त्रिज्या के मापन था, मान लो बेटा कह देता है एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, और उसकी त्रिज्या में 2% का एरर है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेता बताइए इसकी वॉल्यूम, इसके आयतन में क्या एरर आएगा। तो तुम्हें अगर आयतन मालूम होगा किसका, सिलेंडर का, बेलन का अगर आयतन मालूम होगा तो जानते हो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेटा तुम्हें यहाँ पे त्रिज्या में भी कुछ दिया रहेगा एरर, और हाइट में भी कुछ 1% का एरर दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइट की भी चर्चा है, ऊंचाई की भी चर्चा है। तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें आयतन में एरर निकालना हुआ तो फार्मूला लगाइए डेल v अपान v, पाई कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर मैंने बताया जो आपका घात रहेगा ना उसको पहले लिख लोगे, और आर को कैसे लिखोगे, डेल आर अपान आर, और हाइट पावर 1 है तो 1 को पहले लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा, तो डेल एच अपान एच हो जाएगा। तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे ना 2 इंटू डेल आर अपान आर कितना है, 2% है, 2% इंटू डेल एच अपान एन 1% है, तो बेटा ऐसे करके आप लोग 4% आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, क्लियर है। चलिए राम सिंह, यस सर बिल्कुल राम सिंह, अस्तामी देवी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बच्चा, सबको मेरा सुबह का नमस्कार। आप लोग बच्चा कोई भी समस्या हो तो पूछिए, हमने एरर के क्वेश्चन 2-3 बता दिए इसमें, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप लोग अच्छे से उसको अटेंड कर सको, ठीक है, क्लियर है ना लल्ला। चलिए राम सिंह जी बिल्कुल 3% होगा। और बेटा कभी कभी आपका क्या कहेगा ना, ये परसेंटेज में ना देखे ना ऐसे दे देगा कि जो त्रुटि है वो 1/100 है, कितना है 0.01 है, तो बेटा आपका परसेंटेज दशमलव में दिया रहेगा ना, तब भी आप समझ जाइएगा उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, कभी कभी वो परसेंटेज में नहीं देगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, बेटा ध्यान समझते रहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर समस्या पूछते रहेगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। त्रुटि का क्वेश्चन अगर उस टाइप का कोई भी आ जाएगा, गलत करके ना आइएगा लल्ला, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। सर बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम डेट कब निकलेगा, बड़ा जल्दी, शायद 25 से स्टार्ट होने वाला है, डेट जल्दी निकलेगा आपका, 25 से आप तैयार रहिए, 25 से तैयार रहिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बेटा। अगर अभी से आप केवल आप क्या एक काम करिए, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए एक सूत्र बताता हूं, उनको एक ही काम करना है, अभी से केवल आप अभ्यास पे ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सुनवा रिपीट करता रहता है, और हम सब वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो आपके आए हुए हैं, ठीक है बच्चा। इसलिए बेटा आपका एक ही काम बनता है
कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बेटा मुश्किल से 10 दिन बचा है, 10 से ज्यादा दिन नहीं है। तो बेटा आपको अब क्या करना है ना, केवल अभ्यास पे ध्यान देना है। अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो, कुछ नहीं बिगड़ा है। सब आपको एक एक बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलेगा, इस चीज की गारंटी देता हूँ। एक एक बच्चा जो यूनिटेक यूनिक ऑनलाइन गुरु से जुड़ा है, एक एक बच्चे को शानदार कॉलेज मिलेगा। और जिस क्षेत्र में जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल, सबको अपने मन रूप मिलेगा। देखिए बेटा आपको केवल 10 दिन एकदम जम के अभ्यास कर लीजिए बस, ठीक है। 10 दिन जम के अभ्यास करिए, आप जो कॉलेज चाहोगे ना वो कॉलेज मिलेगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। सबसे अच्छा तरीका है ना बेटा, अगर आप 10-15 साल का पेपर सॉल्व कर लिए तो कोई माई का लाल नहीं है बिहार के शब्दों में जो आपको बिहार की पॉलिटेक्निक पास करने से अच्छा कॉलेज पाने से रोक सकता है, इस चीज की गारंटी देता हूं। लेकिन बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहिए शानदार तरीके से, और कोई समस्या पूछते रहिए, ठीक है। अस्तामी देवी जी आपका समस्या क्लियर हुआ, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समझिए, यदि बल को 4 गुना, आसान क्वेश्चन आगे बेटा, कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बेटा आपको हर चीज पता होना चाहिए, एक एक सूत्र पता होना चाहिए। अच्छा आप ही बताओ, अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, क्वेश्चन आ गया तो आप गलत कर दोगे। इसलिए बेटा आपका काम क्या बनता है ना, आप एक एक सूत्र जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको कॉपी पे नोट कर लो। एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको कॉपी पे नोट करते चलो, गारंटी देता हूं यार फिजिक्स में एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ओके, क्लियर सबको? और कोई समस्या, और कोई समस्या हो आपको पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक से आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक व परिणामी दाब का अनुपात क्या होगा? तो बेटा इसमें दाब की बात कर रहा है, ठीक है। एक प्रारंभिक दाब है, एक क्या नाम है, परिणामी दाब है। कहने का मतलब है कि बेटा एक अगर किसी भी कोई तल है, अगर तुम उससे बल लगाते हो, बल शुरुआत में क्या होगा, प्रारंभिक पे ध्यान सुनो, जो P1 की बात करूंगा, आप लोग जानते हो दाब बराबर क्या होता है, बल अपान क्षेत्रफल होता है। तो आपको केवल फार्मूला यूज करना है, क्या, दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूं बल अपान क्षेत्रफल, दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल होता है, या आप कह सकते हैं फोर्स अपान एरिया। क्लियर? अब बेटा ये शुरुआत का है, ठीक है, ये शुरुआत में है। लेकिन जब बेटा बल को 4 गुना कर दोगे और उसके क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो उसमें क्या होगा, चलिए हम करते हैं। P2 बराबर जो अगला है प्रेशर, अगला जो दाब आएगा कब, जब हम लोग बल को 4 गुना कर दे, क्या कर दे, बल को 4 गुना 4F कर दिया, और मैंने क्या किया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, मतलब कि A/2 कर दिया। अब बताइए कितना आएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8F/A हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ शुरुआत में जो आपका दाब था ना, सिंपल फोर्स अपान एरिया था, बल अपान क्षेत्रफल था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, बल को 4 गुना कर दिया और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दिए, तो हमने वही काम किया, बल को 4F कर दिया और उसके क्षेत्रफल को A/2 कर दिया, तो हमने देखा हमारा क्या आंसर आया, 8F/A आया। अब तुम ही बताओ बेटा, जो F/A है क्या है, F/A P1 है, तो हमने क्या लिख दिया है, 8P1। मतलब तुम्हारा P2 बराबर क्या आ गया, P2 बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 8P1 आ गया। अब तुमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक और परिणामी का अनुपात पूछा है, तो P1/P2 पूछा है, तो P1/P2 जब निकालोगे ना लल्ला, तो 1/8, मतलब 1:8 आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो बच्चा, कोई भी समस्या तो पूछिए आप लोग ना, एकदम बिल्कुल दहाड़ के पूछो यार। बिल्कुल संजन कुमार जी आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, संजन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, संजन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका आंसर आ चुका है, हमारे बताने के पहले ही उनका आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। थोड़े एसी चला दी सर। बिल्कुल संजन जी, बिल्कुल संजन जी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो बेटा ऐसे ना आप केवल कांस्टेंट पे ध्यान दीजिएगा, आपने ऑप्शन तो बता दिया। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए, अरे यार तुम्हारे बल को 10 गुना कर दे, अगर तुम्हारे तल के क्षेत्रफल को चौथाई कम कर देना, तुम्हारा कांसेप्ट एक चीज होना चाहिए, पहले तुम प्रारंभिक निकाल लो, इसके बाद तुम लोग
जो तुम्हारा चेंज किया है, जो परिवर्तन किया है उसको निकाल लो, इसके बाद आप दोनों का अनुपात कर दो। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आते रहते हैं, ठीक है बिल्कुल। चलिए संजन जी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन एक एक आप लोग ऐसा बताते रहिए, मजा आएगा। देखो ये भी क्वेश्चन वही सेम टू सेम है बेटा, ये भी क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, ऑप्शन गलत दिया इसमें, ठीक है। तो हम लोग बेटा ये कार का सीजीस मात्रक है, इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, इसमें बेटा ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत प्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हमें कोई कमेंट के माध्यम से बताए कार का सीजीस मात्रक क्या होता है। ये बेटा जितने भी ऑप्शन है सब गलत है, इस पे ध्यान ना दीजिएगा, आप खुद बताइए कार का सीजीस मात्रक क्या होता है। कमेंट के बाद तुरंत बताओ। संजन, अस्तामी देवी, राम सिंह, खुशबू जी, आकाश जी, सब बताइए बेटा कि क्या कि कार का सीजीस मात्रक और एसआई एमकेएस दोनों में तुरंत बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। किसका आंसर सबसे पहले आता है, मैं देख रहा हूं बच्चा, जो बच्चा बताएगा अभी देखता हूं किसका आंसर। न्यूटन पर मीटर, संजन जी बता रहे हैं कि कार का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ध्यान दीजिएगा संजन जी, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम होती हैं, मैं लेकिन आपको गलती नहीं होने दूंगा। आप कितना भी गलती क्यों करो, मैं आपसे गलती नहीं होने दूंगा, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन बेटा आपको लगे रहना। देखो बेटा कैसे निकालते हैं आपको मैं सिखा देता हूँ। बेटा जो कार का फार्मूला होता है आप लोग जानते हो क्या होता है, बल बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है, आप लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है। अगर बात हम एमकेएस में करें, किसमें, एमकेएस में करें, तो बेटा तुम जानते हो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और बेटा विस्थापन है न्यूटन मीटर होगा। हमेशा पर मत लगाना, गलती कर दोगे। पर बेटा कब लगेगा, जैसे हम बात करें क्या पावर की, शक्ति की बात करें, तो आप लोग जानते हो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अपान समय होता है। शक्ति बराबर कार्य अपान समय होता है, तो बेटा यहां लगेगा क्या, जूल पर सेकेंड। यहां पे पर लगाओगे, यहां पर मत लगाना, यहां इंटू है लल्लू, यहां न्यूटन मीटर होगा। लेकिन ये तो बेटा एमकेएस में आ गया, मैंने बताया था कि मीटर किसमें आता है, एमकेएस मात्रक पद्धति में आता है। लेकिन आपसे सीजीएस पूछा है, तो बेटा क्या करोगे, बल का सीजीएस में क्या होता है बेटा, न्यूटन से तुम क्या कर दोगे, अर्ग। ध्यान दीजिएगा लल्लू, बेटा जब बल का सीजीएस यूनिट होता है क्या होता है, अर्ग होता है। क्लियर हुआ, कोई समस्या। न्यूटन पर मीटर कभी मत लिखिएगा, टाइपिंग में गलत होगा गुरुजी, कोई बात नहीं, कोई बात है संजन जी, ये न्यूटन मीटर होता है। अगर तुम इसको सीजीएस में लिखोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा कार का सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलिए तो याद रखिएगा बेटा कार का सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन करते रहिए। न्यूटन मात्रक जितने भी हैं, चाहे बल का हो गया बेटा, चाहे कार का हो गया, चाहे शक्ति का हो गया, चाहे जो भी मात्रक हैं, आप उसकी मात्रक को, उसकी यूनिट को याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी मात्रक आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे कोई क्वेश्चन इसको बताए, क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए और ध्यान से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चा। संजन जी आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा है, द्रव्यमान यम की वेग u से चलती हुई, ध्यान से पढ़ना, द्रव्यमान यम की u वेग से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा 8 दूरी, नहीं बेटा कुछ दूरी है, ये 8 गलत लिखा है, कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी से रोक सकती है, तो दोगुना द्रव्यमान के आगे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल। चलिए ये शानदार क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत बताओ हमारे दोस्तों, हमारे बिहार के शेर शेरनियों, आंसर तुरंत बताओ, तुरंत आना चाहिए आंसर।
अब से क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए और आंसर दीजिए। द्रव्यमान की एम की वेग से बेटा एक वस्तु है, वो बेटा उसका द्रव्यमान कितना है, एम है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, ठीक है। यह बल के द्वारा दूरी से रोक दे सकती है। मतलब बेटा अगर कोई वस्तु है, वो उसका द्रव्यमान एम है और वो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग है यू से चल रही है, तो बेटा उसको कुछ दूर पे लगा हम एक बल लगा देते हैं, बल, और बल से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रेख देते हैं। समझिएगा बेटा, समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई है, आसानी क्वेश्चन सब नहीं मिलेगा बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको लेवल हाई मिलेगा, लेकिन आपको मैं अप्रोच सिखा दूंगा ना, आप तुरंत करोगे। लेकिन आपको आपका एक आदत डालनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लिए करिए, ठीक है। तो बेटा एक वस्तु है, उसका मास द्रव्यमान यम है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसको बेटा कुछ दूरी पर तय करने के बाद उसको यह फोर्स लगा के, मान लो यह दूरी तय की, यह दूरी तय की, उसको फोर्स एफ लगा के उसको रोक दिया जाता है। अच्छा तुम बताओ बेटा, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, हमारे कुछ शुरुआत की वेलोसिटी होगी, अगर कोई कुछ दूर जाने के बाद हमें कोई रोक देता है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बेटा जो अंतिम वेलोसिटी हो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और तुम जानते हो बेटा क्या, गति के तीसरे समीकरण से क्या जानती हो, v बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये तो तुम जानते हो। लेकिन बेटा अगर कोई कार है, मान लो समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, अगर कोई कार ट्रेवल कर रही है, अगर ब्रेक लगाती है ना, जिसमें त्वरण होता है ना, वो हमेशा मंदन होता है। अच्छा तुम ही बताओ, जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, और हमें कोई आगे से रोका, तो बेटा जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो पीछे की तरफ होगा ना, हमें कोई रोकेगा तो आप पीछे ही जाएंगे ना, तो त्वरण हमेशा क्या होगा, मंदन में होगा। तो मंदन जानते हो मतलब कि त्वरण निगेटिव होता है। तो बेटा अगर यहाँ से हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए एस हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2as। ध्यान दीजिएगा, अब बेटा यहाँ पे वैल्यू रखो, v बराबर 0 है तो मैंने v बराबर 0 दिया, यू स्क्वायर माइनस 2as है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्या, a की वैल्यू निकाला जाए कितना आ जाएगा, यहाँ से बेटा अगर a की वैल्यू निकालोगे तो यू स्क्वायर अपान 2s आ जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर अपान 2s आ जाएगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा, अब देखो समझते रहो, कॉन्सेप्ट है इसमें सब, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, आप आराम से सॉल्व करोगे। लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखो बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाए, आसान मिलेगा तुरंत करके आना, नहीं तो बेटा आप क्वेश्चन को समझना, हमारा क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा काम करेंगे हम। हमने हमसे कहा क्या था, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान था, उसकी कुछ शुरुआत की वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग था, वो ट्रेवल कर रही थी, कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद एक फोर्स लगा। अब तुम जानते हो बेटा, अगर हम कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद एक फोर्स लगा, हमें रोका जाता है, तो हमारी अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और तुम यह भी जानते हो कि अगर हम दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई हमको रोकता है, तो बेटा हमेशा त्वरण क्या होता है, वो मंदन में चेंज हो जाता है, मतलब त्वरण निगेटिव में हो जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो त्वरण अगर निगेटिव हो गया तो हमने क्या किया, गति के तीसरे समीकरण से हमने यहाँ पे त्वरण की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब बेटा आगे क्या कर रहा है, अब दोगुना द्रव्यमान के आगे वेग से चलते हुए वस्तु को उतनी दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल है। मतलब क्या कह रहा है बेटा, अगर उसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दी जाए, दोगुना कर दी जाए। देखिए क्वेश्चन में दम है बेटा, आसान क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना लल्ला, थोड़ा सा फोकस करोगे तभी आएगा, आसान क्वेश्चन नहीं है, ओके। चलिए, तो हमसे क्या पूछा बेटा, आवश्यक बल, तुम जानते हो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ से यह बराबर एम में होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, एम, मास तो उतना ही है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है, यू स्क्वायर अपान 2s है, ये तो हमें एक्सेलेरेशन है। लेकिन हमसे कहा क्या है बेटा कि दोगुना द्रव्यमान, मतलब हमने क्या किया, द्रव्यमान को दोगुना द्रव्यमान के आगे वेग से चलते हुए वस्तु को उतनी दूरी मिले, द्रव्यमान बेटा इसमें द्रव्यमान को दोगुना कर दिया है, ध्यान समझो लल्ला, इसमें क्या कहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें। अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यह बराबर क्या करेंगे, 2m
यू स्क्वायर अपॉन 2s। अरे बेटा हमने अपना त्वरण निकाल रखा है और हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं ये बराबर m में होता है। ये तो हमने प्रारंभ में अपना काम कर लिया, जो बल लगा था उसकी वैल्यू निकाल ली। ये बराबर क्या है m इंटू स्क्वायर अपॉन 2s। देखिए जो दूसरा कंडीशन है, देखो बेटा आप लोग कठिन देख के भागा ना करो, इस चीज को आपको आगाह कर देता हूँ क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन से सामना करना है एग्जाम में। तो इसलिए बेटा आप कठिन देख के भागोगे ना तो आपका कल्याण नहीं होगा। किसी का आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो बेटा अगर आप इसको दुगना कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से देखो यू स्क्वायर अपॉन 2s की वैल्यू क्या है, तुम बताओ बेटा। m इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2s वैल्यू कितनी है? अरे लल्ला ये एफ है ना, अगर तुम दोगुना करोगे तो तुम्हारा मान लो एफ डैश है। अगर तुम क्या कर रहे हो, बल को दुगुना कर दे रहे हो, तुम्हारी जो नया बल लगेगा क्या हो जाएगा, एफ डैश होगा। और एफ डैश मैंने क्या बताया, 2m यू स्क्वायर बाई 2s। और तुम यहां देखो हमारे शेर, m यू स्क्वायर अपॉन 2s किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, 2f हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर क्या आ गया, 2f हो गया। मतलब कितना बल लगेगा, 2f लगेगा। बिल्कुल सही आंसर आया था किसका, संजन कुमार जी। बहुत लगातार संजन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजन जी आपको जो चाहोगे वो ब्रांच मिलेगा और जो कॉलेज चाहोगे वो कॉलेज मिलेगा। इस चीज को मैं लिख देता हूं, आप लोग देखिएगा। संजन जब पेपर होगा, संजन आके मिलेगा और कहेगा सर सर पेपर करके मजा आ गया। संजन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन संजन की तरह हर आदमी को करना है, हर व्यक्ति को करना है, हमारे बिहार के हर शेरनियों को करना है। क्वेश्चन को जो समझ गया ना उससे कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। हमेशा याद रखना कि पहले क्वेश्चन कहे जो अपना काम कर दे। क्वेश्चन हमसे कहा कि एक यम की बस थी, उसका द्रव्यमान यम था, उसकी योग जो वेग थी वो यू थी, और कुछ दूरी ट्रेवल किया और पहुंच गया। देखिए बेटा जब एक कुछ दूरी ट्रेवल करके पहुंचेगा उस पर बल लगाओगे तो अंतिम जो वेग होगा 0 हो जाएगा। और तुम जानते हो कोई बस ट्रेवल कर रही है ना, अगर उसको रोकोगे त्वरण हमेशा नेगेटिव में होता है, उसको मंदन कहते हैं। तो हमने सबसे पहले गति के तीसरे समीकरण का यूज करके त्वरण की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया, ए बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2s हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से एफ बराबर एम में होता है, एम इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2s, ए की वैल्यू हमने रख दिया। तो ये तो हमने पहला काम किया जो क्वेश्चन यहां से यहां तक का रहा था। लेकिन बेटा दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी कि हमने दोगुना द्रव्यमान किया। अगर हम लोग द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं तो हमने कंडीशन लगा दिया, तो हमें नया फोर्स मिल गया, और जो नया फोर्स मिला पहले फोर्स का दोगुना था। तो बेटा सबको काम करना है, एक साथ काम करना है, तभी सफलता मिलेगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हम लोग की कृपा आपके साथ हमेशा बने रहेगी, केवल आपको लगे रहना है। संजय जी आप विश्वास नहीं करोगे, इस चीज को मैं बहुत सच्चाई से कहता हूं ना। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस 10 दिन कर लिए, अभी 10 दिन बाकी है, 14 सितंबर है, 25 तक अगर एग्जाम होना है, मान लो अगर 10 दिन प्रैक्टिस कर लिए संजय जी ने, आपको एक एक प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। इस चीज को मैं कहता हूँ, इस चीज को आप लोग कॉपी पे नोट कर लो चाहे तो। एक एक प्रश्न जो मैं सॉल्व कराया हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 3 सैंपल पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन मतलब की 15-15 क्वेश्चन करके। अगर बेटा आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अच्छे से, ईमानदारी से, फार्मूले जो बता रहा हूँ याद कर रहे हो, कॉपी पे नोट कर रहे हो, इस चीज को गांठ बांध लो कि कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता। इस चीज को मैं लिख के देता हूं आपको, कोई सिलेक्शन आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जीके का पीके, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता बेटा, लेकिन आपको मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा यार। जानते हो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको कुछ चीजें बता देता हूं। इसे चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हम सबसे हाई आईआईटी की बात से लेके आईएएस आईआईएम से लेके एक छोटे से लेवल कोई भी अगर आप कंपटीशन देते हो बेटा, उसमें सबसे बड़ी चीज अगर कोई होती है ना तो वो होता है बेटा गिव अप नहीं करना है, हमें छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। और जो बेटा अंतिम तक लगा रहता है ना, हमेशा सफलता उसी को मिलती है, उसको नहीं मिलती जो बेटा बहुत प्रतिभावान होता है। सफलता उसी को मिलती है जो लास्ट दम तक लगा रहता है, जो हार नहीं मानता है। बेटा तैयारी करने वाले तो लाखों आते हैं, लेकिन बेटा लाखों में से ना
आधा से ज्यादा तो हार मान जाते हैं, लेकिन ये जो हार नहीं मानता अंतिम में जीत उसी को होती है। चाहे तुम इतिहास से कोई एग्जाम्पल उठा के देख लो, चाहे तुम कहीं से भी कोई एग्जाम्पल उठा के देख लो, तुम देखोगे जीतने वाला कभी गिव अप नहीं करता है। इसलिए बेटा आपको लगे रहना है, और सफलता तो हम कब से स्टार्ट होता है सर? संजन जी क्लास हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स क्लास, और बेटा केमिस्ट्री क्लास 8 बजे से। 8 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 10 फिजिक्स और 10 से 11 मैथ। तुम 10 दिन मेहनत कर दो, मैं गारंटी देता हूं कोई बच्चा हो, तुम्हारे यार दोस्त कोई भी हो, तुम लेकर आओ, जो क्वेश्चन समझाया होगा ना, जिस दिन एग्जाम होगा आके दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए बेटा जो समझाऊंगा, और एक चीज और आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बताता हूं ना, तो मैं सोचता हूं उस टाइप का कोई अगर और क्वेश्चन बनता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, चलिए चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। चलो समझिए समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए वाला है, क्वेश्चन समझिए बेटा। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। बिल्कुल संजन जी, आपका सहयोग अगर बना रहा तो हम लोग बेटा एक दिन यूनिटेक पॉलिटेक्निक का पूरे पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 चैनल होगा। जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन देगा? यूनिक ऑनलाइन गुरु देगा, यूनिटेक चैनल देगा। लेकिन आपका साथ रहेगा तभी, आपका साथ रहेगा तभी हम लोग नंबर 1 बनेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन को पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद हमें बताओ क्या है। एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, अरे यार ये क्या हो गया, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए बेटा, गर्दा मचा देंगे आज हम लोग। आज हम लोग गर्दा मचाने वाले हैं, आज गर्दा मचाएंगे क्वेश्चन फिजिक्स में, आज गर्दा मचाएंगे हम लोग, लेकिन गर्दा कम मचाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। चलो, एक मोटरसाइकिल का त्वरण आपको दिया है क्या? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, यदि एक ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण कितना होगा? देखो क्वेश्चन का मोड़ दिया है बेटा, एकदम बदल दिया है। आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कौन बता पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए कोई स्टडी करना होता है, मेरे को भी स्टडी करना होता है। विकास जी, विकास जी एकदम बिल्कुल उत्साह से भरे हुए हैं। विकास जी आपका उत्साह ही चाहिए, आप उत्साह बनाए रखिए बस अपना। एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, तो एक ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल अगर इसके पीछे बांधी जाए, इसका त्वरण कितना होगा? मान लो बेटा एक तो मोटरसाइकिल आपकी ये है, हमने मोटरसाइकिल बना दिया, इसमें क्या है बेटा, इसका त्वरण कितना दिया गया है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका बेटा क्या है? त्वरण है। अब बताइए बेटा इस पे कितना बल लगेगा? अरे लल्लू, यह बराबर क्या हो जाएगा? एम ए होता है न्यूटन सेकंड, यह बराबर क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ से एम ए होता है ना। तो हमें करना क्या है? देखो ये इसका मास भी तो कुछ होगा, अगर इसमें बेटा मास है, अरे यार मोटरसाइकिल का कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, और उसका त्वरण दिया है, तो तुम क्या करोगे? जो एम वन की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी? 8 एम हो जाएगी। ये पहला इक्वेशन है, ये तो हमारी कंडीशन पहली थी। हमेशा कंडीशन को देखा करो, पहला अप्रोच कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, कंडीशन देखो कर क्या आ रहा है क्वेश्चन। तुम देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, केवल तुम काम क्या करो ना, जैसे क्वेश्चन कर रहा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलो। कोई माई का लाल नहीं है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा दे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर दे। सर जी प्लीज सर ऐसे ही बोलते रहिए। अरे विकास आपका उत्साह ही, विकास आपका उत्साह ही हमें ऐसे बोलने पर मजबूर कर रहा है। अगर आप ऐसे उत्साह बनाए रखेंगे ना, हम इससे क्या, इससे भी तेज बोलेंगे। हमारे लल्लुओं, हमारे लल्लुओं, आपको बिहार के शेर हो तुम, और बिहार के शेर के साथ शेर बनना पड़ता है। तुम बिहार के शेर सेनानियों के साथ शेर बनना पड़ता है,
तभी बिहार का शेर समझ पाएगा। चलो क्वेश्चन पाते हैं विकास जी। बेटा फोर्स बल लगाया मैंने शुरुआत में कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ, तो हमारा बल कितना आया 8m आ गया। अब आगे क्या कंडीशन कर रहा है कि कोई बंदा था उसने क्या किया, अपने मोटरसाइकिल एक पिछुआ की खराब मोटरसाइकिल बन, कभी देखते नहीं तुम जाते रहते हो किसी का मोटरसाइकिल खराब हो जाता टोचन करते हैं, बस टोचन कर रहा है। इसमें एक मोटरसाइकिल थी वो चल रहा था, पिछवा से एक मोटरसाइकिल और जोड़ लिया, टोचन कर लिया। जो तुम टोचन करते नहीं, कभी कभी देखते नहीं यार, कोई ट्रैक्टर तो जाता रहता है साइकिल वाले पीछे से लग जाते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है। बड़ा फिजिक्स ना बहुत शानदार है, पूरे दैनिक जीवन से आपके रिलेटेड है, ठीक है। चलो देखो, तो बेटा हमने क्या किया, एक मोटरसाइकिल को पीछे और टोचन करा दिया। अब तुम बताओ लल्लू, इसका क्या पूछा है, इसका त्वरण पूछा है। अगर ये मास m है, ये मास भी m होगा। अब बताओ जो नया फोर्स आएगा कितना हो जाएगा, 2m इंटू ए हो जाएगा। लेकिन ये चीज बताओ बेटा, हमसे ये तो नहीं कहा है कि हमने बल को बदल दिया, बल उतना ही है जितना बल लगा रहे हैं। बेटा तुम बताओ, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो अपने स्पीड से हम फोर्स लगा के चला रहे हैं, इंजन फोर्स लगा रहा है, तो हमने क्या किया, दोबारा जब टोचन लगा दिया ना, तब भी हम उसी बल से ही गाड़ी चला रहे हैं, बल को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ही बताओ लल्लू, अगर बल चेंज नहीं हो रहा है तो बल की वैल्यू कितनी है, 8a है ना, 8a है, तो बेटा यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8a हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा ये त्वरण दिया था तो 8m होगी, ये a की वैल्यू 8m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8m हो जाएगा। 8 इंटू मास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा m है ना, तो a की वैल्यू 8 है, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू 8 रखा तो 8m आया। तो बेटा हम फोर्स को तो चेंज कर नहीं रहे हैं, फोर्स तो वही लग रहा है, तो हमने फोर्स के हिसाब पे वही लिख दिया, और केवल क्या हुआ, मास चेंज हुआ था, हमने मास को डबल कर दिया, क्योंकि एक मोटरसाइकिल खराब भी लग गई। तो 2m इंटू ए, हमें निकालना क्या है हमारे शेर, हमें निकालना है त्वरण कितना होगा, यम कट गया, आया कितना 4 आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा बी आंसर सही हो गया। समझ में आया लल्लो? संजय कुमार जी विकास बनाओ चुपचाप, संजय कुमार जी बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल समझ में आया। एक एक बच्चा तुरंत हमको थंबनेल बताए, थंब से हमको बताया कि सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अगर मजा नहीं आया फिर से बताऊंगा, जब तक मजा ना आए ना तब तक पढ़ते रहो यार, बार बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, जब तक आपको क्वेश्चन आपके जहन में बस न जाए तब तक बताऊंगा, ताकि अपने रात के नींदों में आपको ना कोई और ना आए, कोई परी ना आए, फिजिक्स का क्वेश्चन आपके रात के नींदों में आए। ऐसा फिजिक्स पढ़ना है ना कि रात के नींदों में फिजिक्स आ जाए, समझ लीजिए तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। जिस दिन आपके नींद में परी के अलावा फिजिक्स आ गई, समझ लो उस दिन आपका कल्याण है ना। चलो तो बेटा फिजिक्स ऐसे ही पढ़ना है, और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है, ताकि ये क्वेश्चन ना छूटे यार। सपने में आएगा ना तो ऑप्शन देख के बिना लगाए ही आप सबको सही कर आएंगे, ऐसा अभ्यास हम लोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, अगर हम आपके सपने में आ रहे हैं तो फिजिक्स ही आ रहा है बेटा, अगर हम आपके सपने में आ रहे हैं विकास में तो हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। हमारा तुम्हारा संबंध क्या है कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और तुम जानते हो कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो समझो फिजिक्स से आ रहा है आपके सपने में। चलो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दम कुछ नहीं था, केवल बेटा क्या था ना, एक मोटरसाइकिल था, उसका कुछ मास था, उसका त्वरण दिया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया, उस मोटरसाइकिल में एक मोटरसाइकिल और जोड़ दिया और उसका त्वरण पूछा था, और तुम जानते हो कि बल को चेंज नहीं कर रहा है, हमने कंडीशन लगाया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे चले, चलो चलो पूरा मजा आया है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मजा आएगा, अभी देखते रहो। चलो बेटा एक क्वेश्चन आपको शानदार कराते हैं, टाइम तो बेटा खत्म होने वाला, इसलिए एक क्वेश्चन शानदार पढ़ाते हैं। एक हम लोग प्रकाश का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रकाश का क्वेश्चन कर लेते हैं, 14वां क्वेश्चन कर लेते हैं आपके सामने, ताकि बेटा कल भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चिंता ना करिए बेटा, कल भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हमारा प्रकाश का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन प्रकाश का करते हैं, इसके बाद आपके प्यारे गुरुजी गणित वाले आएंगे, ठीक है।
इसके बाद आपके प्यारे गुरुजी गणित वाले आएंगे। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ना आपको मैं सिखाऊंगा कैसे हम लोग प्रकाश से खेलते हैं, कैसे हम लोग दर्पण से खेलते हैं। दर्पण से खेलने का मतलब नहीं कि दिन भर शीशा देखते रहे, वो दर्पण से खेलने की बात हम नहीं कर रहे हैं कि दिन भर देखते रहे हम कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं। वो दर्पण से नहीं खेलना है, इस क्वेश्चन से खेलना है। चलो जिसको जिसको खेलना है आ जाओ, जिसको जिसको दर्पण से खेलना है ना आ जाओ। देखो पढ़ो क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन सब लोग शानदार तरीके से पढ़ो। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। तुमको ना ऐसा सूत्र बताऊंगा ना, तुम सोचोगे नहीं कि इतना आसानी से आ जाएगा। तरीका भी है, मेथड भी है, लेकिन हम आपको सूत्र ऐसा बता देंगे ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बबुआ ना तो तुरंत सॉल्व करोगे, तुम तुरंत सॉल्व करोगे। देखो अभी और बताइए गुरुजी। देखो संजन जी, इसके बाद मैथ का क्लास है, हम कल फिर आएंगे और आपको और कुछ बताएंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ आपको कांसेप्ट देंगे। संजन जी, संजन बबुआ केवल आप लोग क्या करिए, जो भी विकास संजन जो भी हमारे दोस्त हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं वो और अपने यार दोस्तों को बुला कर लाए। एकदम दहाड़ना है, जान लो एकदम। यार बिहार के हो तुम, मजाक थोड़ी है, बिहार के हो यार तुम, मजाक नहीं है। चलो तो बेटा समतल दर्पण है तो एक चीज याद रखना, अगर समतल दर्पण है बेटा तो मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर उसके बीच कोई वस्तु रखी है और तुमसे उन दोनों समतल दर्पणों के बीच अगर कोण मालूम हो, अगर तुमको उनके बीच का कोण मालूम हो तो अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालनी हो तो नोट करो अपने कॉपी पे, क्या n बराबर क्या होता है 360 डिग्री अपान थीटा माइनस 1। क्या कह रहा हूं मैं, अगर बेटा दो समतल कोण के बीच अगर तुम्हें कोण मालूम है और दोनों समतल कोणों के बीच कोई वस्तु रखा है और तुमसे पूछ ले बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इस फार्मूले को अपने जेहन में बसा लो। क्या होता है 360 डिग्री अपान थीटा माइनस 1। लेकिन बेटा इस केस में तुम्हारा थीटा इवन होना चाहिए, मतलब क्या, इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या, हाँ सम होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटा तुम्हारा थीटा अगर कोण सम है, सम संख्या है, अगर दो समतल बड़ों के बीच तुम्हें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो इस फार्मूले को अपने दिमाग में बसा लो, क्या 360 डिग्री अपान थीटा माइनस 1। अभी मैं आपको साफ करके बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल संजन कुमार जी, देखते हैं आपका आंसर, अभी देखते हैं, अभी कांसेप्ट समझा देते हैं और बच्चों को भी। अगर बेटा मान लो तुम्हारा थीटा 8 हो गया, विषम संख्या हो गया, गुरुजी तब क्या फार्मूला लगाएंगे, एक बाद बेटवा n बराबर 360 डिग्री अपान थीटा लगाओगे। कब, जब तुम्हारा थीटा 8 हो जाए, विषम हो जाए। कब हो जाए, जब थीटा तुम्हारा और हो जाए, विषम संख्या हो जाए, तब तुम्हारा क्या फार्मूला लगेगा 360 अपान थीटा। इसको भी कॉपी पे नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो लल्ला, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लो, दोनों चीज। क्योंकि बेटा क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगर थीटा सम हुआ तो 360 अपान थीटा माइनस 1, अगर थीटा विषम हुआ तो 360 अपान थीटा। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा प्रश्न हमसे क्या रहा है, हमारा प्रश्न हमसे क्या रहा है, रेकेवा अकेडमी, यस यस बिल्कुल 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 आपका स्वागत है। और दहाड़ना है, कल से हमें और दहाड़ना है। शेर की आवाज कल ऊंची होना चाहिए हमें। आप लोग ये मैं जिम्मेदारी देता हूं, किसको, विकास को देता हूं, संजन को देता हूं। कम से कम कल 50 बच्चे आने चाहिए और हमें कल दहाड़ना है। कम से कम 50 बच्चे आओ और बेटा इस बार बिहार पॉलिटेक्निक को, जिसको बिहार के लैंग्वेज में करना है, गर्दा मचा देना है पूरा। लेकिन गर्दा कब मचाओगे, जब आपका साथ रहेगा और हमारा साथ रहेगा, दोनों मिलकर गर्दा मचाएंगे। वादा करिए विकास जी, कल कितने बच्चे आएंगे दहाड़ने। कल 9 बजे आपको दहाड़ने आ जाना है। 9 बजे क्या, 8 ही बजे केमिस्ट्री से भी दहाड़ना शुरू करो यार। चलो अब किस तरफ बढ़ते हैं। दो समतल दड़ों के बीच अगर 60 डिग्री है, तुम देख के बता सकते हो 60 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या अगर सम संख्या है गुरु, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है
360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। हमारे विकास और हमारे मंदन जी का बहुत शानदार आंसर आया था, तो बेटा 5 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? रुको भाई, समझ में आ रहा है? तो बेटा इसका आंसर कितना आया? 5 आंसर आया। तो बेटा कभी भी अगर 60 डिग्री के स्थान पे कुछ भी कोण रख दिया जाए तो हमारा फार्मूला याद रखना, अगर थीटा सम संख्या हो, सम में हो, मतलब क्या इवन नंबर हो, तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 लगाना, अगर विषम संख्या हो तो 360 डिग्री अपॉन थीटा लगाना। चलो कम से कम 100। अरे विकास शेर, तो तुम तो पूरा दहा दिए हो, आग लगा दोगे तुम यार। अगर 100 बच्चे बुला दी ना, आग लगा दोगे पूरा तुम। अगर कल 100 बच्चे आ गए ना, हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक में गर्दा नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक में आग लगा देंगे कल। चलो बड़ा एक एक कॉन्सेप्ट, मजाक नहीं कर रहा हूं ना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, एग्जाम में यूं क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सेकंडों में, गारंटी देता हूं चीज का। एक चीज याद रखना बेटा, कभी कभी क्या कहता है ना, कभी कभी दो समतल दड़ों के भी ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर आप लोग ध्यान देना। कभी कभी क्या कहता है, दो समतल दड़ों के बीच कोई कोण नहीं दिया रहता, ध्यान देना। कभी कभी क्या कहता है, दो समतल दड़ों के दर्पणों के बीच कोई कोण नहीं दिया रहता, तो उस कंडीशन में करोगे क्या? ध्यान देना, अगर कोई कोण नहीं दिया है, अगर समतल दर्पण समांतर है, अगर कोई कोण नहीं दिया है लल्लू ने, तो ध्यान देना थीटा बराबर 0 डिग्री है। अगर बेटा दो समतल दड़ों के बीच अगर कोई भी दो समतल दर्पण पैरेलल रखे गए हैं, नोट कर लो, अगर कोई दो समतल दर्पण पैरेलल समांतर रखे गए हैं, उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। इस चीज को अपने जेहन में ठूस लो। समझ में आया? क्लास ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, अगर दो दर्पण हैं, अगर वो समांतर रखे गए हैं, तो बेटा अगर उनके बीच कोई वस्तु रखी जाती है, अगर पूछ ली जाए कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, क्या बताओगे? इनफाइनाइट बने गुरुजी। कैसे बने? क्योंकि गुरुजी अगर 360 डिग्री में थीटा अगर 0 आ गया तो बराबर 0 करोगे। अरे लल्लू, गणित वाले गुरुजी ने बताया है, क्या बताया है, अगर किसी भी संख्या से 0 से भाग देते हो तो कितना आता है? अनंत आता है। तो बेटा अगर दो दर्पण समांतर रखे गए हैं, उनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इनफाइनाइट इमेज बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो, आएगा, गारंटी देता हूं। चलो अनंत बिल्कुल बिल्कुल अकेले में विकास जी। चलिए किस आज का शानदार सेशन यही समाप्त करेंगे। कल जिन बच्चों ने वादा किया है 100 बच्चे लाने का, कल हमें आग लगाना है, इतना शानदार क्वेश्चन करना है ताकि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले और दहाड़ना है। और बेटा एक चीज और कहूंगा, ये तो बहुत हो गया, एक चीज और कहूंगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट ना घोर के पिला दूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन बना ना, उससे जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं ना, सबको घोरूंगा एक साथ, शरबत मिलाऊंगा और आपके दिमाग में पूरे एकदम फिट कर दूंगा, ताकि आप जब जाओ एग्जाम में ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ ना, बिल्कुल दहाड़ के आओ और बताओ सर यूनिक ऑनलाइन गुरु यूनिटेक चैनल से जो भी कुछ भी पढ़ाया गया, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब आया है, हमने पूरा सफाया कर डाला है, पूरा आग लगा डाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।